प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आजकल जो भी रैली करते हैं वहां पर भ्रष्ट लोगों के खिलाफ कार्रवाई की बात करते हैं, कार्रवाई की गारंटी की बात करते हैं। दूसरी तरफ विपक्ष कहता है कि मौजूदा सरकार एजेंसियों का गलत इस्तेमाल विपक्ष की आवाज को, विरोध की आवाज को दबाने के लिए करती है। पर भ्रष्टाचार इन चुनावों में कितना बड़ा मुद्दा होगा, और ये बड़ा मुद्दा होगा तो इसका फायदा किसे मिलने वाला है? किसी ना किसी दिन बीजेपी की सरकार बदलेगी और ऐसी कार्रवाई कि मैं गारंटी कर रहा हूं ये भविष्य कभी नहीं होगी। ईडी सीबीआई की कार्रवाई पर राहुल गांधी खुलेआम ऐसी कार्रवाई की गारंटी दे रहे हैं कि फिर ऐसा दोबारा नहीं होगा। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी चुनाव में विपक्ष के आरोपों के बीच राजस्थान के कोटपुतली में अपने तीसरे कार्यकाल को लेकर बड़ी चेतावनी देते हुए कहते हैं, बीजेपी सरकार का तीसरा कार्यकाल ऐतिहासिक और निर्णायक फैसलों का कार्यकाल होने वाला है। सवाल यह है कि जीत के बाद निर्णायक फैसलों से जुड़ा पीएम का बयान क्या विपक्ष के लिए चेतावनी है? क्या चुनावों में भ्रष्टाचार पर वार उनके लिए चुनाव का सबसे बड़ा हथियार साबित होने जा रहा है? उत्तराखंड का रुद्रपुर, जहां राजस्थान की तरह पीएम मोदी अपने तीसरे कार्यकाल में भ्रष्टाचार पर तेज प्रहार का दावा करते हैं। हर भ्रष्ट पर कार्रवाई जारी रहेगी और तीसरे टर्म की शुरुआत में अब 2-2.25 महीने बाकी रहे हैं, बहुत कम समय बाकी रह गया है। तीसरे टर्म में भ्रष्टाचार पर और तेज प्रहार होगा, ये मैं आपको गारंटी देने आया। सवाल ये कि भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे विपक्षी नेताओं पर चुनाव के बाद क्या और तेजी आने वाली है? साथियों, आने वाले 5 साल अभूतपूर्व काम के और देश हित में बड़े फैसलों के होंगे, लेकिन इसके लिए मेरी आपसे प्रार्थना है, आपको मोदी को और मजबूत करना होगा। करोगे? करोगे? जरा सबके समय हाथ ऊपर करके बताओ, मोदी को मजबूत करोगे? मोदी को नई ताकत दोगे? मोदी को नई ऊर्जा दोगे? चुनाव के बीच अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर जब देश में सियासी हंगामा मचा हुआ है, जब पूरा विपक्ष एकजुट होकर ईडी सीबीआई पर जबरन निशाना बनाए जाने का इल्जाम लगा रहा है, जब 6 महीने जेल में रहे संजय सिंह की बेल का ईडी विरोध नहीं करती, तब पीएम मोदी अपनी हर रैली में जनता से भ्रष्टाचार को उखाड़ फेंकने के लिए अपने हाथ मजबूत करने की मांग करके आखिर क्या संदेश दे रहे हैं? क्या वो ऐसा करके भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे बाकी विपक्षी नेताओं को चेतावनी देते हैं? 2024 का ये लोकसभा चुनाव कोई सामान्य चुनाव नहीं है। ये चुनाव भ्रष्टाचार को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए है। भारतीय राजनीति में आमतौर पर यह चलन रहा है कि विपक्ष सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार का मुद्दा बनाकर चुनाव लड़ता है। साल 2014 में यूपीए सरकार की हार के पीछे भ्रष्टाचार के आरोपों को वजह माना गया। साल 1996 में पीवी नरसिम्हा राव की सरकार घोटालों और विवादों की वजह से जनता की नजरों में कमजोर हुई। साल 1989 में राजीव गांधी की सरकार बोफोर्स कांड की बलि चढ़ गई। लेकिन इस बार के लोकसभा चुनाव में मौजूदा सरकार भ्रष्टाचार को लेकर विपक्ष पर हल्ला बोल रही है, जबकि विपक्ष इस आरोप को खारिज करता है। भ्रष्टाचारी कान खोल के सुन ले, ये मोदी पर चाहे कितने भी हमले करे, ये मोदी है, रुकने वाला नहीं है। भ्रष्टाचारी चाहे कितना ही बड़ा क्यों न हो, एक्शन होगा, जरूर होगा।
अब सवाल ये है कि क्या अगर मोदी तीसरी बार पीएम बने तो वो भ्रष्टाचार पर क्या करने वाले हैं? चुनाव में भ्रष्टाचार मुद्दा बना तो सरकार और विपक्ष में किसे ज्यादा नुकसान होगा? क्या भ्रष्टाचारियों को बचाना है? भ्रष्टाचार जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? भ्रष्टाचार हटना चाहिए कि नहीं हटना चाहिए? भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बड़े बड़े भ्रष्टाचारी आज सलाखों के पीछे हैं। सुप्रीम कोर्ट तक जमानत नहीं मिल रही है और इसलिए कई बड़े बड़े भ्रष्टाचारियों को कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं और इसलिए पूरे देश में आपने टीवी पे देखा होगा, कहीं बिस्तर के नीचे से नोटों को ढेर निकल रहे हैं, कहीं दीवारों से नोटों के ढेर निकल रहे हैं और अभी तो मैंने देखा वॉशिंग मशीन में नोटों के ढेर थे। मेरी गारंटी है इन भ्रष्टाचारियों ने, इन बेईमानों ने जिसका धन लूटा है उस धन को मैं लौटा भी रहा हूं। इतिहास बताता है कि देश में जब जब चुनाव का मुख्य मुद्दा भ्रष्टाचार विरोधी अभियान रहा, तब तब भ्रष्टाचार का बचाव करने वालों की हार हुई है। समय चाहे जो रहा हो, लेकिन जनता भ्रष्टाचार को पसंद नहीं करती। बड़ी बात यह है कि जनता भ्रष्टाचार से निपटने के मामले में मोदी सरकार से इतनी खफा नहीं दिखती। इसी साल फरवरी की शुरुआत में इंडिया टुडे ने सी वोटर के साथ मिलकर मूड ऑफ द नेशन सर्वे किया, जिसमें लोगों से जब मोदी सरकार की 3 सबसे बड़ी उपलब्धियों के बारे में पूछा गया तो लोगों ने कोरोना महामारी से निपटना, अयोध्या में राम मंदिर निर्माण और भ्रष्टाचार मुक्त सरकार को एनडीए सरकार की 3 सबसे बड़ी कामयाबी बताया, जबकि उसकी 3 सबसे बड़ी नाकामियों में महंगाई, बेरोजगारी और कमजोर आर्थिक स्थिति शुमार है। जब लोगों से पूछा गया कि क्या मोदी सरकार भ्रष्टाचार को काबू करने में कामयाब रही है, इस सवाल पर 46.2% ने हाँ में और 46.9% ने ना में जवाब दिया। इस तरह भ्रष्टाचार को लेकर मोदी सरकार के खिलाफ और पक्ष में जुटे लोगों में ज्यादा अंतर नहीं है। तो क्या इसी वजह से पीएम मोदी ने भ्रष्टाचार के इर्द गिर्द अपनी चुनावी रणनीति को बनाकर आगे बढ़ना शुरू कर दिया है? लेकिन सवाल ये है कि अगर मोदी चुनाव जीते तो विपक्ष में कौन कौन से नेता जेल जाने वाले हैं? आज तक ब्यूरो। तो सर्वे के नतीजे बताते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर खासकर लोगों में भ्रष्टाचार को लेकर किसी तरह का न कोई संशय है और न किसी तरह का उनकी सरकार को लेकर गुस्सा, जो कि आमतौर पर इतना लंबा कार्यकाल पूरा करने के बाद केंद्र की किसी सरकार के विरुद्ध देखा जाता है। और प्रधानमंत्री ये भ्रष्टाचार पर, भ्रष्टाचारियों पर जमकर बरसते हैं, इसके पीछे उनकी एक खास रणनीति हो सकती है जिसका सीधा रिश्ता महाराष्ट्र से जुड़ता है। हिंदुस्तान में जो हमारे इंस्टीट्यूशन हुआ करते थे वो आज इंस्टीट्यूशन हिंदुस्तान के नहीं है। चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, चाहे वो सीबीआई हो, ईडी हो, ये सब हो, ये अब बीजेपी और आरएसएस के हथियार हैं। There's no democracy in India today. The idea that India is the world's largest democracy, it's a lie. It's a complete. विपक्ष चुनावी चंदे से लेकर ईडी सीबीआई के बहाने लगातार सरकार को घेर रहा है। ये जो चुनाव हो रहा है, नरेंद्र मोदी जी इस चुनाव में मैच फिक्सिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो उनका 400 सीट का नारा है, ये बिना ईवीएम के, बिना मैच फिक्सिंग के, बिना सोशल मीडिया और प्रेस पर दबाव डालकर, खरीदकर, ये 180 पार नहीं होने जा रहा है, सब मिलाकर। सवाल यह है कि चुनाव में किसके दावों पर जनता विश्वास की मोहर लगाएगी। प्रधानमंत्री जी जो ये कर रहे हैं ये देश के लिए अच्छा नहीं है। तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो। रोज रोज मोदी जी तुम ऐसा करोगे
रोज रोज मोदी जी तुम ऐसा करोगे, जनता जो रूठ गई तो हाथ मलोगे। अरे तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भाग जाते हो। शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल के जेल जाने के बाद दिल्ली में जुटे विपक्षी नेता लगातार अपनी गिरफ्तारी को लेकर दावे करते हुए सुने जा सकते हैं। विपक्ष के कई नेता ईडी सीबीआई के रडार पर हैं। इसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी, रॉबर्ट वाड्रा, पी चिदम्बरम, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, डीके शिव कुमार शामिल हैं। वहीं बिहार में लालू यादव, तेजस्वी यादव समेत पूरा लालू परिवार आरोपों के घेरे में है। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के करीबी संजय राउत तो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के भतीजे के खिलाफ जांच चल रही है। विपक्ष इसे सरकार की तरफ से उन्हें डराने धमकाने की रणनीति का हिस्सा बताता है। जब जब कंस को किसी से तकलीफ होती थी, डर लगता था, तब तब जेल में लोगों को बंद कर दिया जाता था। जेल जाने से यहाँ कोई डरने वाला नहीं है। कितने लोगों को जेल भेजोगे? नरेंद्र मोदी जी इस चुनाव में मैच फिक्सिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। चुनाव से पहले अपने खिलाफ कार्रवाई की टाइमिंग पर विपक्ष जहां सवाल उठा रहा है, तो प्रधानमंत्री मोदी इसे अपना सबसे बड़ा हथियार बनाने में जुटे हैं, जो उन्हें विपक्ष के खिलाफ सबसे पुख्ता हथियार लग रहा है। भ्रष्टाचार हर गरीब का हक छीनता है, हर मध्यम वर्ग का हक छीनता है, और मैं गरीब का हक, मध्यम वर्ग का हक किसी को भी छीनने नहीं दूंगा। महाराष्ट्र का उदाहरण लीजिए, जहां पर महाविकास अघाड़ी और महायुति सरकार के बीच कांटे की टक्कर है। पिछली बार यहां पर एनडीए गठबंधन को 48 में से 41 सीट मिली थी, लेकिन इस बार उद्धव ठाकरे बीजेपी के साथ नहीं है। उद्धव के अलावा शरद पवार अपनी पार्टी तोड़ने के आरोप बीजेपी पर लगाकर चुनाव में उतरे हुए हैं, जिससे कई जानकारों को लगता है कि बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ सकता है। वहीं एनडीए के पास वोट दिलाने वाला राज्य में कोई बड़ा नेता नहीं है, इसीलिए पीएम मोदी का ही सहारा है, जो लगातार भ्रष्टाचार का मुद्दा उठा रहे हैं। हम हैं जो कह रहे हैं भ्रष्टाचार हटाओ, और वो कहते हैं भ्रष्टाचारी बचाओ। मैं परिवारवादी पार्टियां और उनके भ्रष्टाचार पर सवाल उठाता हूं, और इसलिए मैं उनके निशाने पर हूं। मैं जनता जनार्दन से पूछना चाहता हूं, क्या मुझे ऐसे सवाल उठाने चाहिए कि नहीं उठाने चाहिए? भारत में भ्रष्टाचार चुनावों का प्रमुख मुद्दा रहा है। माना जाता है कि इंदिरा गांधी ने 1969 में जब कांग्रेस पार्टी तोड़ी और गरीबी हटाओ का नारा दिया, तो उन्होंने पूंजीवाद और भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाकर पेश किया, जिसका उन्हें चुनावों में लाभ मिला। और जनता ने 1971 के लोकसभा चुनाव में उन्हें पूर्ण बहुमत दिया। लेकिन इसके बाद इंदिरा गांधी कई घोटालों के आरोप में फंस गई, जिसके खिलाफ जेपी आंदोलन हुआ और इंदिरा गांधी ने 1975 में आपातकाल थोप दिया और वो 2 साल बाद सत्ता से बाहर हो गए। बड़ी बात यह है कि इस बार के लोकसभा चुनाव में सरकार और विपक्ष एक दूसरे पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं, जिसमें बात अब आगे बढ़कर संविधान को लेकर जा पहुंची है। अगर हिंदुस्तान में मैच फिक्सिंग का चुनाव बीजेपी जीते और उसके बाद संविधान को उन्होंने बदला, तो इस पूरे देश में आग लगने जा रही है। 60 साल तक देश पर राज करने वाले 10 साल सत्ता से बाहर क्या रह गए? अब देश में आग लगाने की बात कर रहे हैं। क्या ये आग लगाने की बात आपको मंजूर है? क्या इस देश को आग लगाने देंगे? 15 दिन बाद आम चुनाव के पहले चरण की वोटिंग शुरू हो जाएगी, लेकिन सरकार और विपक्ष
जनता के सामने अपने मुद्दे ले जाने की बजाय एक दूसरे पर वार पलटवार में जुटे हैं। आज तक ब्यूरो।